मुर्तजा साहब ने आज ही उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने बुध का टाइम रखा है, आज वो कराची में नहीं है, आज वो जा रहे हैं, बुध को आप आ जाएं और बुध को हम सारी चीज़ें करते हैं। और आज ही उन्होंने एक पॉलिसी जो पंजाब में रेगुलाइजेशन की बनी वो मेरे सामने उन्होंने साइन की और उन्होंने अप्रूवल के लिए गवर्नर को भेजी। आज ही उन्होंने गवर्नर साहब से बात हुई है, कल गवर्नर साहब ने एक डेलीगेशन आबाद का कहा है कि आप आए हमारे पास बैठे, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम सिंध गवर्नमेंट के साथ भी तैयार हैं, हम इदारों के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। हम कोई पॉलिटिकल तो पार्टी नहीं है, हम तो चाहते हैं कारोबार करने दिया जाए, कारोबार कानून के मुताबिक करने दिया जाए और सबको बराबर तरीके से, ऐसा नहीं हो कि किसी के लिए अलग कानून है और किसी के लिए अलग कानून है। शहर में दो कानून ना रखें, यही हमारी इनसे गुजारिश थी। और उन्होंने कहा कि आज का आप एक दो तीन दिन आप रुकें, उसके बाद आप देख लीजिएगा। अगर हम आपकी जो डिमांड्स है, ये चार्टर ऑफ डिमांड्स है हमारी, ये हमने उनको पेश कर दी है, ये हम आप लोगों को भी दे देंगे सबको। और हमने उनको कहा तो उन्होंने कहा सबसे पहले जो इसका था रेगुलाइजेशन पॉलिसी वो आज हम अभी कर रहे हैं और करके मेरे सामने उन्हें भिजवाई है। अब कल जाके इसको अप्रूवल्स होती है तो है तो रेगुलाइजेशन पॉलिसी हमने जो पंजाब में हुई है, एक सिंगल अथॉरिटी होनी चाहिए जो एक दफा अप्रूव करे उस पे कायम रहे, जमीन हो, अप्रूवल हो, मास्टर प्लान हो, उसको बैक ना करे। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इदारे फेस करे, बिल्डर फेस नहीं करेगा वो, और वो अलॉटी फेस नहीं करेगा। कराची के लोगों के साथ वो ज्यादती नहीं होनी चाहिए, ये मेन इसका है। जो हादसा उस दिन हुआ है, जो उन्होंने पिटाई की है हम लोगों की एक पुरअमन एहतजाज में, उसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि क्या हमने ऐसा इकदाम किया कि आपने शेलिंग, गोली मारना, आपने लाठी चार्ज, मतलब जो मैक्सिमम हो सकता है आपने किया, तो हमें तो खुद पता नहीं चला कि ये क्या है। ये हमने कहा एक मास्टर प्लान बन जाना चाहिए, एक अथॉरिटी मास्टर प्लान हो और उस मास्टर प्लान पे सब लोगों ने अमल करना है ताकि इलीगल कंस्ट्रक्शन इस शहर से ख़त्म हो। मास्टर प्लान को फॉलो किया जाए और उस मास्टर प्लान अथॉरिटी पूरे शहर में एक सिस्टम के तहत जो भी वो प्लान बनता है उसमें सारे स्टेक होल्डर होने चाहिए। हमारे एनएडी होनी चाहिए, हमारी इंजीनियरिंग काउंसिल होनी चाहिए, हमारे कराची के इदारे होने चाहिए, पॉलिटिकल लोग होने चाहिए, ताबाद होने चाहिए, रियल एस्टेट के लोग होने चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों में हम सबको पता हो कि इस शहर में ये काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और जो भी है एक इंक्वायरी कमीशन बैठे और सब चीज़ों को फाइनलाइज करे। तो ये हमारी आज हुई है सारी गुफ्तगू और ये हमने इनको 3 दिन का सबको टाइम दिया है। बुध को वो हमारे साथ बैठेंगे सीएम साहब और बैठने के बाद ये बात करेंगे इन इश्यूज़ पे और मीडिया टॉक करेंगे। इसी तरह गवर्नर साहब को भी हमने कहा है कि कल की जो मीटिंग है, जो भी फाइनल होता है होगा सारा मीडिया के सामने, पूरे मुल्क के सामने। और आपको भी और हमें भी डिमांड कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज़, हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे, हम कानून मांग रहे हैं। इस वजह से आज उन्होंने 3 दिन के लिए मौखर की गई है, बुध तक के हमारी चीज़ें अगर जो उन्होंने कहा है वो कंटिन्यू होती है तो डेफिनेटली हमें तो काम करना है, हम सियासी लोग तो नहीं है, हम तो चाहते हैं ये काम हो। तो ये देखिए नस्ला टावर एक कोर्ट का ऑर्डर है और उसके लिए ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं, उसमें हम एक पिटीशन में जा रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है उसका, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी हम कर रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जब ये पॉलिसी आ जाए तो जस्टिस साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। डिमांड के अंदर कोई नस्ला टावर वालों के लिए कोई आपने या कोई ऐसा पेट्रोल इदारा इनको जो है काउंसिल से कर सके जो रोडों पे आ चुके, उनके लिए इस रैली के अंदर आपने क्या कोई अपना रखा था? देखिए हमने तो सेशन पूरे कराची की बात है, एक प्रोजेक्ट की किसी को भी अगर अप्रूव प्रोजेक्ट है, लीज प्रोजेक्ट है, किसी को भी आप निकालेंगे तो बगैर कंपनसेशन के किसी को नहीं निकाल सकते। आप अगर कोई चीज अप्रूव की है, इदारों ने की है, तो इदारों की, हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये एक काम के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं, जनरल पॉलिसी होनी चाहिए। जो इनके साथ हुआ है, आपकी मुलाकातें गवर्नर से हो गई, सीएम से हो गई, आपकी जो है पॉलिसी बनने के लिए समरी आपने भिजवा दी, तो उसके लिए नस्ला टावर के लिए कोई बात हुई या कोई
जैसे ये आप अदालत से कोई रुजू करने जा रहे हैं कि उनको भी कॉम्पनसेट करें, कौन लोग उनको कॉम्पनसेट उसके अंदर ऑलरेडी लार्जेस्ट उसके अंदर परसों जो मीटिंग हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी, उसमें एमसीएम ने भी पीटीआई ने भी कहा था कि पाक और सफाई हुकूमतें जो है नस्ला टावर के लिए जो फरीक बने, उस हवाले से कहा तक बात हुई। उस हवाले से उन्होंने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट भी अपना लाहेमल बताएगी डेफिनेटली, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी, जिसकी एनओसी जो इदारे हैं जो जिम्मेदार हैं उन सबको हम बिठाएंगे, बिल्डर को भी बिठाएंगे और एक कमीशन बना के हु इज द रिस्पॉन्सिबल वो उसका कंपनसेशन देगा। वो सिंध गवर्नमेंट है तो सिंध गवर्नमेंट दे, वो फेडरल गवर्नमेंट है तो फेडरल गवर्नमेंट दे। अच्छा, मौसम भाई बताएगा कि जिना एवेन्यू पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो कि अच्छी खासी तामीर हो चुकी हैं, उनके मुताबिक भी हालिया दिनों में कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि वो भी शायद गैर कानूनी है, उन पर भी कोई हुकूमत जो है उस पर भी कुछ इकदाम लेने के लिए जा रही है। डीसी के नाम से काफ़ी खबरें चली थी, तो उन बातों में क्या सच्चाई है उसकी थोड़ी क्लैरिटी दे दें। देखिए वो सारी बातें अभी तो पॉलिसी मैटर पे हम बात कर रहे हैं, जो ये हालात है इंडिविजुअल चीज़ों पे बात नहीं हो रही, जनरल पॉलिसी। हम तो यही कह रहे हैं कि एक दफ़ा किसी ने भी अप्रूवल दी है, वो कंटेनमेंट बोर्ड हो, वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल हो, तो वो अथॉरिटी उसको ऑन करे। अगर ऑन नहीं करेगी तो ये तो पूरा शहर ही हम तोड़ देंगे। अप्रूवल करवाने वाले लोगों के लिए ज़्यादा डिफिकल्टी है, ना कि इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले तो अप्रूवल ही नहीं करा रहे। जिसके बाद तो ये एक ऐसे इश्यूज हैं कि ये बाकायदा पॉलिसी, जब मास्टर प्लान की बात हम कर रहे हैं उसमें आना चाहिए, अथॉरिटीज़ की बात करें उसमें आना चाहिए। देखिए ऐसा तो नहीं था, लेकिन डेफिनेटली आबाद ने केस किया है। जो भी इलीगल बना रहा है कंस्ट्रक्शन, वो बहरिया हो, वो कोई भी हो जिसके अप्रूवल्स नहीं, उन सब के अगेंस्ट आबाद जाएगा। आबाद खुद इस केस में पिटीशन करने जा रहा है फ़हीमुज़्ज़मा साहब के साथ मिलके। आज एक हम टॉक में हमने कहा कि आबाद उनके साथ खड़ा रहेगा, इदारों के खिलाफ और सिंधी मुस्लिम के खिलाफ खुद हम केस करेंगे कि वो कौन जिम्मेदार है, जिन्होंने ज़मीन दी उनको नहीं पूछा गया। और जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, देखिए एहसास महरूमी तो सब फील कर रहे हैं कि बाज़ जगह रेगुलाइजेशन हो रही है, बनी गाला को रेगुलाइजेशन किया जा रहा है, बहरिया टाउन को किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को किया जा रहा है, और कराची में नहीं किया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं, पूरा शहर पूरा मुल्क देख रहा है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली ऐसी होनी चाहिए कि सबके लिए कानून बराबर होने चाहिए, और हम भी डिमांड कानूनी की कर रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि उन इदारों को भी पूछा जाए, उस सिंधी मुस्लिम को भी पूछा जाए, और बाकी कानून जो दूसरी जगह फैसले हो रहे हैं तो कराची में भी वही फैसले होने चाहिए। मतलब आप कहेंगे कि ये ना गिराया जाए, ये है आपका मतलब उसमें मौक़िफ़ होगा। दूसरे मुझे ये बताइएगा, ये नालों पे, पार्कों पे और कब्जा करके ये सारे साइमा बिल्डर्स ने जिसने नालों की ज़मीनों पे, रेलवे की ज़मीनों पे बनाए हुए, कभी आज तक आपने रैली निकाली है इसके लिए? कभी जो अलाटीज़ को वक्त पे नहीं मिलता फ्लैट, और उसके बाद उनके फ्लैट खा जाते हैं, और बहुत सारे लोगों के फ्लैट नहीं खा गए बिल्डर्स ये, उनके लिए कभी आपने कोई सजा दी? किसी ऐसा कोई बता सकते हैं कोई ऐसा एक मेरे पास ऐसे 17 बिल्डर मेंबर्स हैं हमारे, जिनको हमने आबाद से निकाल दिया है। आदम जोकियो है, मंजूर रूफी है, जिन्होंने भी कोई भी जिनके पे केसेस और चीज़ें हुई हैं उनको आबाद से हमने निकाल दिया। वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते। देखिए वो इंडिविजुअल सेल है, हम लोग 150 एप्लीकेशन हर महीने रिजॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये है। बेसिकली आज का हम जो पॉलिसीज मैटर है हम उस पर रहें तो हमारे लिए सबके लिए आसान होगा, इसलिए कि हम एक डायरेक्शन में, उसके लिए आप जब बोलेंगे हम आपके साथ हाजिर हैं। आप हमें बताएं कि किसी ने जो भी नाले पे, जो भी पार्क पे, जो भी इलीगल चाइना कटिंग पे, उसका ताल्लुक आबाद से नहीं है, और अगर है तो उसको आबाद से निकाल देंगे हम। अभी अगर आप कोई भी बताएंगे तो जो भी आप बोलेंगे, हम इलीगल के अगेंस्ट है। हम चाहते हैं कि लीगल काम हो इस मुल्क में, और सबके लिए पोर्शन हो, कोई भी चीज हो। और हम बहरिया के लिए भी इसीलिए आवाज में बताया कि उसके अप्रूवल नहीं है तो वो अप्रूवल करवाए। अगर वो अप्रूवल करवाएगा, सेम पोजीशन होगी। जब खेलने के लिए आप एक ही ग्राउंड देंगे तो होगा।
नस्ला की पिटीशन में होगी कि हमें बताया जाए कि इदारों ने अप्रूवल दी, सिंधी मुस्लिम ने जमीन दी, उसके बावजूद क्यों पार्टी नहीं बनाया गया उनको, और कौन इसका जिम्मेदार है, उनके पैसों का जिम्मेदार कौन होगा। गिराने से हम, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, हम उसमें कोई अपील तो कर सकते हैं, कोई लार्जर बेंच तो बना सकते हैं, हम उसको उस ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। बिल्कुल हमारे पास मास्टर प्लान है, हमने बना रहे हैं उसको। हम चाह रहे हैं कि 12 महीने, 8 महीने, 5-6 महीने जो भी टाइम होता है उसको सारे स्टेक होल्डर को बनाएं, बिठाएं और कराची के मास्टर प्लान को फाइनल करें। कराची में ना कोई आप समझे कि इस वक्त रिंग रोड है, ना कोई आपका कन्वर्टेड जो क्रॉसिंग रोड है वो है। कराची में 4.5 लाख एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है जिस पे कब्जे हो रहे हैं, ना उस जमीनों का गवर्नमेंट कर रही है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको आज फाइनलाइज हमने करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप करेगा। पानी 20 साल हो गए कराची को, वही 800 MGD वाटर आ रहा है। 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन थी जब भी, और 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है जब भी। तो ये सारे मास्टर प्लान के इश्यूज हैं जिसको एक दफा बैठ के डिसाइड करें और सब लोग ऑन बोर्ड हो, सारी पार्टियां भी हो, सारे बिजनेस कम्युनिटी भी हो, सारे टेक्निकल लोग भी हो, ताकि इस शहर को हम बेहतर कर सके, इस मुल्क को बेहतर कर सके। यहाँ हमने कहा कि रेवेन्यू के लिए इतनी यहाँ पे गुंजाइश है कि आपको जो आप सोच रहे हो 100 अरब रुपए डेवलपमेंट चाहिए हर साल, मैंने कहा 100 अरब रुपए डेवलपमेंट यहीं से हम आपको बना के देंगे, लेकिन यहीं तो खर्च करें, आप इसी जगह तो इंफ्रास्ट्रक्चर दें शहर को। तो ये सारी चीजें डिस्कशन में हुई है, इंशाल्लाह बाकी चीजों को हम आपके साथ हैं। और जरूरी नहीं है, वो इंडिविजुअल्स हैं, उसको अभी करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मीडिया का, बहुत शुक्रिया। आज जो भी चीज है मीडिया की, हड़ताल नहीं हुई है, हड़ताल हमने नहीं खत्म की है। आज की रैली हम 4 दिन तक नहीं हुई है। कराची में चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कल से एक माहौल बना हुआ था कि हमने रैली का ऐलान किया है। तासुर ये दिया जा रहा था कि हम इदारों या हुकूमतों के खिलाफ हैं, लेकिन हम गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कराची से, जिसके इलाके गार्डन अलबेला सिग्नल के करीब घर में आग लगने से खातून झुलस कर जाँ बहक हो गई हैं। इस हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से। नज़ीर, ये आग कैसे लगी? देखिए, गार्डन अलबेला चौक है जिसके करीब घर में आग लगने से 3 बच्चे झुलस गए, जबकि एक खातून जिनको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था वो अब से कुछ देर कबल दम तोड़ गई हैं। और हादसे की वजूहत ताहम मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने आग पर काबू पाया और बताया जा रहा है कि एक पुलिस अफसर की फैमिली है। पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है। आग कैसे लगी इसका जायजा लिया जा रहा है और मजीद जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका नज़ीर शाह। और कोरोना की नई किस्म तेज़ी से दुनिया में फैल रही है। हमारे पास सिर्फ चंद हफ्ते हैं, जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई या एक डोज लगवाई है वो आज ही लगवा लें। सरबराह NCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहते हैं वायरस की नई किस्म ख़तरनाक है, वैक्सीन का नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ओमिक्रॉन वायरस के बायस पाक वेस्ट इंडीज सीरीज़ के ब्रॉडकास्टर्स की पाकिस्तान आने में दुश्वारी है। इस हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब जट से। शुएब, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, पाकिस्तान ने जिन 7 ममालिक पे पाबंदी लगा रखी है उनके बाशिंदों में, उनमें जनूबी अफ्रीका भी शामिल है। और पाक वेस्ट इंडीज सीरीज के ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उनमें से बेशतर का ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से और कुछ जो है वो अफ्रीका के दीगर कंट्रीज से भी हैं। तो इसलिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ब्रॉडकास्टर कंपनी के साथ मिलकर दीगर ऑप्शन पर जो है वो गौर कर रहा है कि किस तरीके से जो है वो इस सीरीज के लिए ब्रॉडकास्टर्स को पाकिस्तान लाया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये ऑप्शन भी जेर गौर लाया है कि इन ब्रॉडकास्टर्स को पहले बुलवा के इन्हें लंबा क्वारंटाइन करवाया जाए, इनकी टेस्टिंग जो है वो मुकम्मल करवा ली जाए और उस तरीके से भी जो है ना उनको जो है फिर मैदान में उतारा जाए। तो मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो क्रिकेट बोर्ड जो है वो जेर गौर ला रहा है, क्योंकि ज्यादातर उनका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से है और उनके बाशिंदों को पाकिस्तान आने पर पाबंदी है। ठीक है, शुक्रिया आपका शुएब। जिस सेमिनार में आला अदलिया के जजेस को बुलाया गया, उसी सेमिनार का चीफ गेस्ट वो था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कौम का पैसा चोरी करने पर सजा दी। जो झूठ बोलकर बाहर भागा हुआ है, बुज़दिल और खुदगर्ज आदमी लीडर नहीं बन सकता। सिर्फ सच्चा और इंसाफ करने वाला ही बड़ा लीडर बन सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अल कादिर यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करने के बाद खिताब किया।
سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے منسوب آڈیو کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر وفاق سے جواب طلب کر لیا. مریم نواز کی ایک اور مبینہ آڈیو لیک ہو گئی. آڈیو میں سنا جا سکتا ہے مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ جیو سے خود بات کی تو ویسا نہیں ہو رہا تھا جیسا ہم چاہتے تھے. پھر میر شکیل صاحب سے ذاتی طور پر خود بات کی. ان سے کہا یہ زیادتی ہے, آپ دونوں طرف فیکٹس دکھا رہی ہیں. میر شکیل سے کہا آپ کو دکھانا چاہیے عمران خان نے بغیر تصدیق جھوٹ بولا. جیو سے خود بات کی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے میر شکیل صاحب سے پرسنلی بات کی. میں نے کہا یہ زیادتی ہے, آپ دونوں طرف کے فیکٹس دکھا رہے ہیں. آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان نے بغیر تصدیق کے جھوٹ بولا. اس کے بعد اسی جھوٹ کو عمران خان نے نہ صرف دہرایا بلکہ اس میں 10 باتیں اپنے پاس سے ایڈ کر لی. تو میں نے کہا یہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو اس نے کیا. پھر میں نے میاں عامر سے بھی کہا. میاں عامر نے کہا آپ دیکھیں میں کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے اس کو جھوٹا ثابت کر دیا آج. اور مریم نواز کی اس مبینہ آڈیو سامنے آنے پر حکومت نے شدید رد عمل دیا. مشیر احتساب شہزاد اکبر نے مریم نواز کو صحافتی اداروں کی تباہی کا ذمہ دار قرار دیا. فاروق حبیب بولے مریم نواز کا اصل چہرہ قوم کے سامنے آ گیا. مریم نواز کے میڈیا ہاؤسز کے اشتہارات سے متعلق آڈیو پر پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ کل سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرے گی. سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے رانا عظیم کا قانونی جنگ کے ساتھ مظاہروں کا بھی اعلان. اگر پاکستان فیڈریشن جرنلسٹ اس میں فریق بنے گی ہماری پٹیشن تیار ہوتی ہے. چونکہ پٹیشن سے پہلے ہم نے 4 لیٹر لکھنے تھے. ایک پیمرا کو لکھنا تھا اور ایک دیگر باقی دیگر اداروں کو لکھنا تھا. وہ لیٹر ہم نے لکھ دیا, قانونی اپنی چارہ مکمل کر لیا. اور کل ہمارا جو وکیل صاحب ہے وہ ہمارے لائر جو ہے کل وہ پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں. اور ہم نے یہی سوال کیا سپریم کورٹ سے کہ کیا پاکستان کے اندر جمہوریت اس طرح چلے گی, کیا ایک غیر منتخب عورت جو ہے جس کا کوئی جو نامنتخب ہے نہ اس کے پاس کوئی عہدہ تھا اور وہ میڈیا کو کس طرح ڈیل کر رہی تھی, اربوں روپے کے اشتہارات کس طرح دے رہی تھی اور کس طرح جان بوجھ کر میڈیا ہاؤسز کو بلیک میل کرنے کے لیے پریشر ڈال رہی تھی. اگر ایسا ہی ہوتا رہے گا تو اس کا مطلب ہے پاکستان محفوظ نہیں ہے. اس پٹیشن کے بعد ہم ملک بھر میں ان کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کریں گے اور ان کی ہر پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کریں گے. دور حکومت میں جو انہوں نے اشتہارات جاری کیے ان کا باقاعدہ آڈٹ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ انہوں نے کن کن لوگوں کو کس کس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا. کس کو نہیں پتا کہ 92 ایئر وائی سما 24 کے ساتھ کیا ہوتا تھا. میں تمام میڈیا ہاؤسز سے بشمول جیو بشمول دیگر میڈیا ہاؤسز سے کہوں گا کہ خدا را آزادی صحافت کی جنگ میں آپ بھی ساتھ آئیں. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. ویلکم بیک. خبر یہ ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کا فیصل جاوید کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے جس میں وزیر مملکت اور اطلاعات اور نشریات فاروق حبیب نے کمیٹی کو بریف کیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ مریم نواز کی آڈیو سامنے آنے کے بعد وزارت اطلاعات انکوائری کر رہی ہے. بدھ تک مریم نواز کی آڈیو پر تحقیقات مکمل ہو جائیں گی. انہوں نے کہا کہ 2008 سے اب تک اشتہارات کی تفصیلات پر رپورٹ پیش کریں گے. مریم نواز نے کچھ چینلز کو اشتہارات نہ دینے کی بات کی. کمیٹی اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ مریم نواز نے کس حیثیت میں ہدایات دی تھیں. وہ کہتے ہیں کہ کمیٹی یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ نون لیگ دور میں اشتہار دینے کا میکانزم کیا تھا. اشتہارات روکنے سے آزادی صحافت کے متاثر ہونے کو بھی دیکھ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ صرف سیاسی دور کے بجائے 1999 سے اشتہارات کو دیکھنے چاہیے. عرفان صدیق کی جانب سے یہ کہا گیا اور چیئرمین کمیٹی کی جانب سے بتایا گیا کہ کسی چینل کو بہت اشتہارات مل رہے ہیں اور کسی کو نہ ہونے کے برابر ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میڈیا ورکرز تنخواہ نہ ملنے پر خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور چیئرمین کمیٹی نے نون لیگ دور حکومت کے دوران اشتہارات کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں. خبر یہ ہے کہ سینئر صحافی ایم ضیاء الدین اسلام آباد میں انتقال کر گئے. نماز جنازہ آج بعد نماز عصر میڈیا ٹاؤن میں ادا کی جائے گی. ایم ضیاء الدین نے 45 سال قبل صحافت کی دنیا میں قدم رکھا. پاکستان کے ایک بڑے اخبار کے ایگزیکٹو ایڈیٹر رہے. صحافت میں اپنے طویل کریئر کے دوران ایم ضیاء الدین مختلف حیثیتوں میں 20 سال سے زیادہ عرصے تک روزنامہ ڈان سے وابستہ رہے. انہیں اپنی غیر جانبدارانہ رپورٹنگ اور بے لاگ تبصروں کی بدولت جو عزت اور وقار حاصل ہوا وہ بہت کم صحافیوں کے حصے میں آتا ہے. اور چٹاگانگ ٹیسٹ کے چوتھے روز کا کھیل خراب روشنی کے باعث جلد ختم کر دیا گیا. دن کے اختتام پر پاکستان نے بغیر کسی نقصان 109 رنز بنا لیے. عابد علی 55 اور عبداللہ شفیق 53 رنز بنا کر وکٹ پر موجود. نیوز بلیٹن سے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।